कि भाई करण सिंह दलाल तो एकदम दबंग नेता है, पलवल से जीत का शिक्षण लगेगा। पार्टी की टिकट अनाउंस हुई नहीं, सबसे पहले चले गए नॉमिनेशन भरने के लिए। लोकसभा चुनावों में करण दलाल ने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया। उम्मीदवार मना कर रहा है और वो जबरन टिकट दे रहे हैं। मतलब विनेबिलिटी आधार पर टिकट बांटी गई। आपको लग रहा है कि लोकसभा में वो फॉलो नहीं हुआ? अब की दफा विधानसभा में पूरा फॉलो नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए है बहुत ज्यादा खतरे की घंटी। आपके नेता सरकार बनी नहीं है, नौकरियों के हिस्से का बंटवारा पहले शुरू कर दिया है कांग्रेस। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कुमारी शैलजा को मान सम्मान नहीं दिया गया। गुटबाजी तो फिर है ही ना आपकी पार्टी में। मुख्यमंत्री की कुर्सी की सारी लड़ाई अभी से ही क्यों है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के तो आरोप ही आप लोगों की सरकार पर, आपके नेताओं पर बीजेपी ने लगाए हैं। कुछ खटास है करण सिंह दलाल के दिल में। हुड्डा साहब से पारिवारिक रिश्ते का भी लिहाज नहीं रखा उन्होंने, पार्टी से इतने नाराज हो गए। नाराजगी तो आज भी है, अभी खत्म नहीं हुई है। चौटाला पहुंचेंगे फिर से विधानसभा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या किया पार्टी को मजबूत करने के लिए? नेता संगठन ही बनने नहीं दे रहे। ये भी अचंभा है, बिना संगठन के सरकार बनने जा रही। नमस्कार, चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज का ये चुनावी स्टूडियो लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चुनाव है हरियाणा का और हम लगातार आपको इस पूरे हरियाणा के चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में जो नेता सवार हैं बेहद खास हैं, क्योंकि उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि हमारी आंधी चल रही है और प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। करण दलाल साहब हमारे साथ आज चुनावी स्टूडियो में हरियाणा न्यूज के मौजूद हैं और जानेंगे इनसे कि आखिर तैयारी चुनावों को लेकर कितनी है और क्या आश्वस्त हैं इस बार जीत के लिए। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में। जी मैडम, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कितनी तैयारी है? जी, अब की दफा एक अद्भुत तरह का चुनाव मैं देख रहा हूँ। मेरा 8वां चुनाव है विधानसभा का जो मैं लड़ रहा हूँ। अब की दफा हमारी पार्टी से ज्यादा लोगों की तैयारी है। 36 बिरादरी के लोग, नौजवान साथी, इतनी उमंग, इतना उत्साह उनके अंदर कांग्रेस की पार्टी के लिए बना हुआ है कि सारा इलाका जहाँ भी जाते हैं हजारों लोगों की भीड़ होती है। आपने यहाँ भी देखा होगा, इतनी बड़ी सभा यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी नहीं हो सकती। और ये आपने देखा होगा, बीजेपी के पास आज वो किराए के लोग इकट्ठा करते हैं, हमारे लोग अपने आप आते हैं। बीजेपी वाले किराए के हैं? ज्यादातर वो किराए की भीड़ इकट्ठा करते हैं, हल्का नहीं, हल्के से बाहर के लोगों को बुला रखा है। अच्छा, ठीक है, एक एक चीज पर आराम से बात करेंगे। आपने बोला तैयारी लोगों ने कर रखी है, पार्टी की तैयारी तो है ही लेकिन लोगों की तैयारी ज्यादा है। लेकिन हमने देखा पार्टी की तैयारी तो कम देखी, लेकिन आपकी तैयारी कुछ ज्यादा ही थी। पार्टी की टिकट अनाउंस हुई नहीं, सबसे पहले चले गए नॉमिनेशन भरने के लिए। पूरे आश्वस्त थे कि टिकट मिलने जा रही है? जी मैडम, हरियाणा की राजनीति में मैंने हमेशा नए तरीके से राजनीति को अंजाम दिया है और ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कानून व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। कानून में कहीं नहीं लिखा कि जब टिकट मिलेगा तो ही आप पर्चा भरेंगे। तो मैं नेता इंतजार तो करते हैं ना, टेंशन होती है कि भाई टिकट कट तो नहीं जाएगी, मिलेगी या नहीं। मतलब आप आश्वस्त थे कि करण दलाल को टिकट मिलेगी और कोई काटने वाला नहीं? नहीं मैडम, इसके अलावा कोई टिकट मांगने वाला हमारे इलाके का कोई आदमी नहीं था उसमें। मैं अकेला ही था पलवल विधानसभा से जो टिकट मांग रहा था। बाकी जो दो ने जो वायरल हुई उसमें तो नाम थे। हाँ, वो हमारे पलवल विधानसभा के नहीं थे लोग। तो उसमें जो ये पहली दफा हरियाणा में ऐसे हुआ है। मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो मैंने किया उसके पीछे लोगों में हैरानी है कि बिना टिकट के पर्चा मैंने क्यों भरा। तो मेरा अधिकार है पर्चा भरना। आरपी एक्ट में लिखा हुआ है कि आप पर्चा भर सकते हैं और पर्चा भरने के बाद लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल तक आप निशान दे सकते हैं। तो मैंने पर्चा भरा और मतलब बस मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आश्वस्त थे ना कि कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगी ही मिलेगी, कोई टेंशन नहीं? जी बिल्कुल, मैं आश्वस्त भी था और पार्टी ने किसी भी स्तर पर ये कहा भी नहीं कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब पहले इशारा कर दिया था कि टिकट फाइनल है? हाँ, पार्टी का इशारा था कि आपकी टिकट को कोई खतरा नहीं है, आप चुनाव भरी। लेकिन आप कह रहे हैं विधानसभा चुनावों में आपकी सीट को कोई खतरा नहीं था, टिकट आपको मिलने जा ही रही थी। लेकिन लोकसभा चुनावों में हमने देखा वहाँ पे भी आप टिकट लगातार मांग रहे थे, टिकट मिली नहीं और फिर आप नाराज भी हो गए। अलग अलग मंचों से आपकी वो नाराजगी वाली स्पीच भी हमने देखी।
और अंदर खाने ये भी कहा गया कि लोकसभा चुनावों में करण दलाल ने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। नाराजगी तो आज भी है, अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, अभी भी है? हाँ, आज भी है। क्योंकि 2 साल से पार्टी ने मुझे लोकसभा चुनाव में तैयारी करने के लिए कहा। मैं तैयारी में लगा हुआ अच्छा, था पार्टी ने कहा तैयारी कीजिए और मैं ही तैयारी कर रहा था। जबकि जिनको टिकट दिया गया वो तो लिख करके दे करके आए थे मुझे टिकट मत दो, मेरे बस की नहीं है लड़ना। तो वो नाराजगी इसलिए है कि पार्टी को ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आदमी तैयारी कर रहा है, जो इलाके की 36 बिरादरी जिसके नाम से टिकट मांग रही है, तो पार्टी को उसको टिकट देना चाहिए। अब ये जो आज इन्होंने मेरे साथ किया है, आने वाले समय में कोई तैयारी करेगा ही नहीं। उनको कहाँ ये विश्वास रहेगा कि टिकट ये देंगे या तो नहीं लोकसभा चुनावों में जो आरोप लगते आए हैं या अंदर खाने जो बातें चलती हैं कि आपने बीजेपी की मदद की, ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ बीजेपी के कैंडिडेट को मदद करने में आपका भी योगदान रहा या फिर नहीं? नहीं मैडम, उसमें ऐसा था कि जब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने की मैंने घोषणा की, तो इस इलाके में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के लोग, लोक दल के, जेजेपी, अन्य दलों के लोग भी मेरा समर्थन कर रहे थे। और उन्होंने कहा भी करण दलाल लोकसभा लड़ेगा तो हम करण दलाल का खुल करके साथ देंगे, पार्टी को छोड़ भी देंगे। तो जब मुझे टिकट मिला नहीं तो मैंने अपनी पार्टी को ये कहा कि मैं अपनी विधानसभा से बाहर पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की पूरी मदद करूंगा। और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत से मैंने मेहनत की, लेकिन जो माहौल था, लीड तो उन्हीं को मिली। हाँ, जीत उनको मिली। और इस तरह से राजनीति में आरोप आप जानते लगते ही हैं, लेकिन कोई ऐसी बदभावना नहीं थी कि हम पार्टी का नुकसान करें। तो आप करना नहीं चाह रहे थे नुकसान? जी नहीं, बस मैं विधानसभा अपने क्षेत्र से बाहर मैंने ना जाने का फैसला किया, मैं गया नहीं। तो हार का जो कारण रहा, क्या रहा? हार का कारण सबसे बड़ा तो ये था कि जो उम्मीदवार था वो उम्मीदवार ही नहीं था, खुद ही मना करते थे कि भाई मुझे चुनाव मैं नहीं लड़ सकता, मुझे ना लड़ाया जाए। और ये पहली दफा हुआ है कि पता नहीं पार्टी ने ऐसा क्यों किया है कि उम्मीदवार मना कर रहा है और वो जबरन टिकट दे रहे हैं। अच्छा, विनेबिलिटी और तमाम तरीके की सर्विस की बात हमेशा कही गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए या टिकट वितरण हुआ तब भी, और अभी भी विधानसभा चुनावों में ये कहा जा रहा है कि विनेबिलिटी सबसे ज्यादा फैक्टर का ख्याल रखा गया, उसके आधार पर टिकट बांटी गई। आपको लग रहा है कि लोकसभा में वो फॉलो नहीं हुआ? जी, वो अब की दफा विधानसभा में भी पूरा फॉलो नहीं हुआ है। आपके फरीदाबाद से ही देखिए, तिगांव में क्या हाँ, हुआ, बल्लभगढ़ में क्या हुआ। वहाँ जो लोग ज्यादा लोकप्रिय थे, जिनकी विनेबिलिटी का चांस ज्यादा था, उनको ना दे करके और वो कोई टिकट दे दिया गया। तो कांग्रेस के अंदर एक ये बहुत बड़ी कमी है और पार्टी को अवलोकन करना होगा कि जो वर्कर है, जो पार्टी के प्रचार में रहते हैं, लोग जिन्हें पसंद करते हैं, जिनकी छवि अच्छी है, उनको टिकट देना चाहिए। तो गुटबाजी तो फिर है ही ना आपकी पार्टी में? आपके नेता लड़ते ही रहते हैं आपस में, पार्टी का भला सोचता ही नहीं कोई। हाँ, गुटबाजी इस हरियाणा में हर दल में, बीजेपी में भी है, हमारी कांग्रेस में भी है। लेकिन ये गुटबाजी प्रजातंत्र में एक स्वस्थ परंपरा है। गुटबाजी होना कोई पार्टी के नुकसान वाली। गुटबाजी में कुछ बेचारे ऐसे नेताओं की टिकट कट जाना जो जीत के दावेदार हैं, ये तो गलत है ना फिर? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मेहनत करते हैं, आप न केवल उसको डिमोरलाइज करते हैं, बल्कि इलाके के लोगों का भरोसा पार्टी से उठता है। आज शुक्र है कि बीजेपी से 36 बिरादरी दूर जा चुकी है। दूर, विश्वास है? दूर, हाँ जी, दूर जा चुकी है। बीजेपी का राज हरियाणा के लोग नहीं चाहते हरियाणा में। इसलिए बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए 36 बिरादरी के लोग, कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं है, कांग्रेस को सरकार बनाने में लगे हुए हैं। 5 सीटें लोकसभा की आप लोगों के पास गई, 5 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास गई, फिर भी 36 बिरादरी ने आपके बीजेपी को नकार दिया। उसमें टाई हो गया ना मैच। उसमें भी अगर टिकट सही बंटते लोकसभा में तो 5 नहीं, हम 8 और 9 भी जीतते। अच्छा, निश्चित तौर पर अगर उस वक्त ये टिकट सही बांट देते तो हमारा जो हमारी जो सीटें हैं वो ज्यादा आती। लोकसभा में टिकटों के वितरण में तो आज भी कहता हूं कि वो टिकट वितरण जो हुआ है वो
जीतने वाले उम्मीदवारों को ना दे करके और पता नहीं क्या फॉर्मूला बनाया गया। तो लोकसभा के फॉर्मूला से भी आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं? जी तो बिल्कुल। क्या कारण है कि पार्टी कहीं पर प्रेशर में आ जाती है? क्या होता है? अभी देखा बाबरिया साहब भी बीमार हो गए। जी बाबरिया साहब बीमार भी हो गए और अब उन कारणों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बात हर जगह कहता हूँ कि पार्टी सर्वोप्रिय है, लेकिन उससे ऊपर लोग भी सर्वोप्रिय हैं। लोगों की भावनाओं को नरादा नहीं करना चाहिए, और अगर आप करेंगे तो कांग्रेस पहले भी नुकसान उठा चुकी है। बीजेपी का राज जो देश में कायम हुआ है वो हमारी पार्टी की कमियों की वजह से हुआ। तो अब तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। बीजेपी को देश की सत्ता से दूर करना है, और हरियाणा में जो अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप ये बात मान करके चलना कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अच्छा, हरियाणा की सरकार केंद्र की सरकार के लिए खतरे की घंटी? हाँ, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा है, और हरियाणा के लोग केंद्र सरकार के जो उनके पॉलिसीज हैं, उनके जो काम करने के तरीके हैं, उनसे नाखुश होंगे, तो विरोध प्रदर्शन होंगे, जगह जगह टकराव लेकिन होंगे। साहब, खतरे की घंटी तो एक और भी है आप लोगों के लिए, है बहुत ज्यादा खतरे की घंटी। आपके नेता, आप पे सबसे ज्यादा आरोप लगे पर्ची खर्ची के, आप पे सबसे ज्यादा आरोप लगे कि भाई अपने लोगों को नौकरी दे दी, बाकी को पूछा नहीं, गरीब आदमी के बच्चे लगे नहीं, और सिर्फ अपने लोगों का ख्याल रखा गया। ये तमाम आरोप आप लोगों पे लगे। बीजेपी ने इसका क्रेडिट लिया कि हमने पारदर्शिता के आधार पे बिना पर्ची खर्ची से नौकरी दी। अब आपके जितने नेता हैं, चुनाव प्रचार में जितने कैंडिडेट हैं आपकी पार्टी के, सारे आ गए मैदान में। कोई कह रहा है मेरे कोटे में 200 नौकरियां, कोई कह रहा है मेरे कोटे में 5000 नौकरियां, कोई कह रहा है कहीं पे 50 लगेगी तो मैं 100 लगवाऊंगा। क्या चल रहा है ये जो मैंने सुना है, एक दो हमारे जो विधायक हैं उन्होंने इस तरह की बात कही है, वो गलत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये कहना तो ठीक है कि हम अपने इलाके में जो हमारा हिस्सा बनता है वो नौकरियां हमें मिलनी चाहिए। तो नहीं, तो मतलब नौकरियां क्या हिस्से से मिलती हैं कि भाई फरीदाबाद में 5000 नौकरियां मिलनी चाहिए, बड़खल में 4000 मिलनी, ऐसी बढ़ती हैं नौकरियां? मतलब कैसे मिलती है नौकरियां? मेरिट के आधार पर मिलती हैं या कैसे मिलनी चाहिए? मेरिट तमाम हरियाणा में हुआ करती है, ऐसी बात नहीं कि कुछ इलाके ही मेरिट को ज्यादा उन्होंने बनाई हुई तो है। आपके नेता क्यों बार बार मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं? शमशेर सिंह गोगी ने कहा, नीरज शर्मा ने कहा, अभी लखन सिंगला ने कहा, उदयवान साहब का भी वीडियो वायरल हो रहा है, कुलदीप शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम इस तरीके की बातें हो रही हैं बार बार। तो ये क्या पार्टी का कोई लाइन है क्या? ऊपर से कुछ ऐसा कहा गया है कि इस तरीके के बयान मीडिया में आके दीजिए? नहीं, पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। पार्टी ने ये कहा है कि 2 लाख नौकरियां खाली हैं, उन्हें भरने का काम करेंगे। तो सारे नेता अभी से ही अपना शेयर क्यों लेने लग गए? मतलब आप तो पुख्ता कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में अगर हमारी सरकार आती है, हम नेताओं को दे देंगे कि आप ले लीजिए 5000, आप 10,000, आप 2000, ये नौकरियां आपके कोटे की है, लगा दीजिए जिसको लगाना है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ कि ये कैसे होगा। जो ग्रुप डी और सी है उसकी भर्ती जिला स्तर पर ही होती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है वो वहाँ होती हैं, जो HPSC है वो वहाँ करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो छोटी नौकरी हैं उनका सिलेक्शन तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही होता है। तो आपके नेता छोटी नौकरियां, ये ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरियां कह रहे हैं अपने लोगों को लगा हाँ, देंगे। वो तो जिले के लेवल पर ही होती है, वो तो कानून है हरियाणा का, देश का कानून है। अब ग्रुप डी की नौकरी को एडवर्टीजमेंट आप पूरे हरियाणा में अगर एक जिला निकालता है तो उस जिले के अपने बच्चे ही वहाँ आएंगे, हर जिले में ऐसा ही होगा। लेकिन कोई इसको बुरी बात नहीं। लगातार नायब सैनी तक अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं, अपने एक्स हैंडल पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देख लीजिए सरकार बनी नहीं है, नौकरियों के हिस्से का बंटवारा पहले शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। नहीं, नौकरियां जो बीजेपी ने भी जो दी हैं उन्होंने भी बंदरबाट किया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं मेरिट पे दी, हमने पारदर्शिता के आधार पे दी। उनके कहने में सच्चाई नहीं है, हमारे पास सबूत हैं। कितनी दफा पेपर लीक हुए हैं, कितनी दफा पेपर कैंसिल हुए हैं। और जो ग्रुप डी की नौकरियां 20,000 थी, उनमें तो कोई मेरिट ही नहीं थी, उसमें तो सोशल क्राइटेरिया था, सोशल क्राइटेरिया और आपके इकोनॉमिकल क्राइटेरिया। तो इकोनॉमिकल क्राइटेरिया में हमारे जैसे इलाके तो सारे हरियाणा में सबसे पीछे हैं, सबसे कम लड़के हमारे लगाए। तो उनका पर्ची खर्ची का ये जो नारा लगा रखा है वो झूठा है। उन्होंने बंदरबाट की है नौकरियों में, और हम पारदर्शिता रखेंगे
जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की नौकरियां वो डिस्ट्रिक्ट लोगों को ही होती हैं और वही रह सकते हैं। आप किसी और को लगाइए, वो तबादला करा के फिर भागने में लगा रहेगा, वो डिपार्टमेंट का नुकसान होता है। और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो कंपटीशन से होंगी, ऐसे ही HPSC वाली जो नौकरियां हैं वो भी आपके कंपटीशन से, योग्यता से आएंगी। तो हमारे इलाकों में योग्यता है, योग्यता के आधार पर हमारा इलाका पीछे नहीं है। योग्यता के आधार पे आप कह रहे हैं आपका इलाका पीछे नहीं है, जी। ठीक है, उसको लेके इसीलिए तमाम नेता आपके इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी करनी भी नहीं चाहिए, बचना चाहिए ऐसे बयान देने से। हाँ, ये बयान ऐसे नहीं देना चाहिए कि जितनी वोट देंगे उतनी नौकरी, ये बयान गलत है। और उनको शायद ज्ञान नहीं है कि नौकरियां जो आती हैं उनके डिग्री होनी चाहिए आपके पास, फिर मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है कि अप्लाई कौन कर सकता है, और स्पेसिफिक उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपके नेता भी हवाई बात कर रहे हैं, मान रहे हैं आप इस बात नहीं, वो हमारे नेता थोड़ी हैं, वो तो विधायक हैं। नेता तो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और जो सीनियर नेता हैं वो हैं, वो तो विधायक हैं, पहली दफा के विधायक हैं। दे आर नॉट अवर लीडर्स, दे आर जस्ट MLAs। कांग्रेस पार्टी, दे आर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, they are MLAs of the Congress party, but they are not leaders. Leadership is different. लीडरशिप इज डिफरेंट, बट लीडर्स, नेता तो नेता ही है हाँ, ना, MLA लीडर तो लीडर ही है, जी। MLA तो विधायक है, नेता तो आपकी पार्टी का जरूरी नहीं है कि वो विधायक है, जी। या नेता तो बिना विधायक हाँ, के बिना नेता विधायक तो भी नेता नेता ही हो है, सकता और है। वो हाँ आपकी जी। पार्टी के तमाम नेता हाँ, हैं। चौधरी उदयमान हाँ। हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं वो कुछ ऐसी बातें बोले तो सीरियसली लिया जाए, वरना कोई और नेता बोल रहा है तो बोलने दीजिए, वो गलत नहीं, है। उनको नहीं बोलना नहीं चाहिए। बोलना मैं ये नहीं कह चाहिए। रहा कि उनको बोलने दिया जाना चाहिए। लेकिन गलत है जो भी हाँ, बोल गलत है। पार्टी को उनको बाकायदा लेटर इशू करके कहना चाहिए, भाई आप इस तरह की ये बेबुनियादी बातें क्यों पार्टी कर को रहे हैं। डेंट होगा इससे लगता है, जब आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और उस टाइम पे इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके का बयान आपके नेताओं के आपके लिए घातक साबित हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए, बचना क्योंकि चाहिए। पार्टी में, जैसा मैंने पहले कहा, आज हरियाणा के लोगों ने मन बना रखा है भाजपा को हटाने का। तो आपकी सरकार बनने जा रही है, आपको अनाप शनाप बयान देने की कोई जरूरत ही अच्छा, नहीं। एक और भी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुमारी शैलजा को लेके कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कुमारी शैलजा को मान सम्मान नहीं दिया गया। तमाम बीजेपी के नेता ये बात बोल रहे हैं कि आप देखिए दलितों का किस तरीके से अपमान किया, अशोक तंवर का सर फाड़ दिया इन लोगों ने अपने ही मंच पर, इतना ज्यादा बेइज्जत किया कि उनको पार्टी छोड़ के वो चले गए, अब बीजेपी में है। तो क्या इससे भी नुकसान है? कुमारी शैलजा को लेकर जितने भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को परेशानी झेलनी पड़ेगी उसके लिए? नहीं, कुमारी शैलजा बहुत बड़ी नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, सब उनकी इज्जत करते हैं। इस तरह के विवाद होते हैं जब चुनाव आते हैं टिकटों में या लीडरशिप के लेने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको वो अपमानित हो रहे हैं। हमारे चौधरी उदयमान दलित समाज से हैं, खड़गे साहब जो देश के प्रधान हैं वो भी SC समाज से हैं, दलित समाज से हैं, और राहुल गांधी जी हमेशा दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्गों की वकालत करते हैं और किसी के काम में दखल नहीं देते। तो जो ये कहा जा रहा है कि दलित विरोधी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, दलितों के दम पर ही कांग्रेस पार्टी का इतना वर्चस्व हरियाणा में बना है। कहाँ गायब हो गई? सारे ये सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव में कुछ समय रह गया है, 5 तारीख को वोटिंग है हरियाणा के चुनाव के लिए, कुमारी शैलजा प्रचार से गायब है, क्यों? देखो, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई। आपकी कोई बात नहीं? जी नहीं, वैसे होती है क्योंकि आपकी सब कुमारी अपने शैलजा अपने से चुनाव में लगे हुए हैं। वैसे कुमारी शैलजा से बात होती है आपकी? हाँ, हरियाणा के सभी नेताओं से हमारी बात होती है। सबसे ज्यादा बात किस नेता से होती है? हुड्डा साहब से? हाँ, ज्यादातर तो, क्योंकि हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब हैं, चौधरी उदयमान जी हैं, और उनसे बातें होती रहती हैं। लेकिन ये प्रचार बीजेपी का ठीक नहीं है कि हरियाणा में दलित समाज के लोगों का सम्मान नहीं है कांग्रेस के अंदर। आज भी प्रधान कांग्रेस के दलित समाज से हैं, चौधरी उदयमान बार बार जी। जो गुटबाजी होती है आप लोगों के अंदर, या खुले मंचों पर आकर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। पहले किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी में थी तो हुड्डा वर्सेस SRK रहता था, अब किरण चौधरी बीजेपी में चली गई तो हुड्डा वर्सेस SRB, वीरेंद्र सिंह को उसमें डाल दिया है। तो इस तरीके की चीजें हैं, या आपको लग रहा है कि सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई गुटबाजी नहीं? नहीं मैडम, इसमें मेरा कहना ये है कि ये हेल्दी वो है ट्रेडिशंस।
आप का जहाँ आपको आपका मन करेगा, जहाँ आपकी विचारधारा मिलेगी, आप वहाँ जाएंगे। फिर एक लेकिन बार बिना सरकार बने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके लड़ाई, इज इट हेल्दी? नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पार्टी ने ये बयान दिया हुआ है कि जो विधायक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री नहीं, तो बनेंगे। फिर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की सारी लड़ाई अभी से ही क्यों है? कुमारी शैलजा कह रही है मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ, उधर सुरजेवाला साहब कहते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं चले जो आला कमान कहेगा वही होगा, विधायक फैसला करेंगे, तमाम चीजें हैं। तो लड़ाई अभी से ही सीएम की कुर्सी को लेके ठीक है? ये स्वाभाविक तौर पर हर पार्टी में होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कांग्रेस विरोधी हैं। वो अपना अपना हक जता रहे हैं, और मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहता। आप चाहते हैं? हाँ, अगर मुख्यमंत्री मुझे कोई बनाएगा तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपस में पार्टी विरोधी हैं। जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो अपना दावा रख रहे हैं, और लेकिन सब पार्टी के अंदर हैं और मिलकर के चुनाव में सब डटे हुए हैं। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सो कॉल्ड गुटबाजी जो कही जा रही है उसका कोई असर नहीं है, ना, बिल्कुल भी नहीं है। एक आपका नाम जब आता है करण सिंह दलाल, तो एक ऐसी इमेज आती है माइंड में कि भाई बहुत दबंग से नेता। जब 2014 में विधानसभा में थे, अभय चौटाला से जो विधानसभा वाली बहस थी, आज तक भी हरियाणा के लोग उसको भूले नहीं हैं, अच्छे से वो याद है। अभी जो चुनाव है आपका पलवल में, बीजेपी के जिस तरीके का कैंडिडेट उतारा है, लोग कह रहे हैं कि क्लियर वॉक ओवर दे दिया है करण सिंह दलाल को, बहुत इजी मैच हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम, चुनाव तो चुनाव ही होता है और लोग फैसला करते हैं कि कौन उनका नुमाइंदा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि छत्तीस बिरादरी बीजेपी के खिलाफ है, किसी और को भी टिकट देते तो भी यही हाल होना था। पिछली बार दीपक मंगला ने कमल खिलाया है यहाँ पर। हाँ जी, उन्होंने खिलाया था, क्योंकि 75 पार का नारा लगा हुआ था, और मेरा बहुत लंबा कैरियर है राजनीति का। मैं 25 साल एमएलए रहा हूँ यहाँ से, 5 दफा। तो लोगों में बोरियत हो जाती है, भाई ये आदमी क्यों। तो मुझे उसका ये लाभ मिला है कि 10 साल लोगों ने देख लिया कि इसके अलावा गुजारा नहीं है। अच्छा, ऐसा हो गया? हाँ, मतलब लोगों के तो मन अभी में ग्राउंड में क्या ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ग्राउंड में लगता है कि भाई करण सिंह दलाल तो एकदम दबंग नेता है। गौरव गौतम की बात अगर की जाए बीजेपी से, तो युवा हैं या नए चेहरे हैं। ग्राउंड पे जब आप जा रहे हैं तो लोग दोनों नेताओं को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, वो हमारे इलाके का एक नौजवान हमारा बेटा है और भाग्य आजमा रहा है। मैंने तो उनको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन सवाल ये है कि फैसला लोगों ने करना है। और इस चुनाव में जैसा कि हमने कहा, 10 साल में पलवल को जिला मैंने बनवाया था, आज पलवल की बहुत बुरी हालत है। और इस पिछली बीजेपी की सरकार में जो पर्ची खर्ची की बात करते थे, हमारे यहाँ तो नौकरियां ही नहीं मिली लोगों को। आप भी मंत्री रहे सरकार में? हाँ, मैं कितने रोजगार दिलवा पाए? मेट्रो लाने की बात पलवल तक हुई? ये मैडम, जो पलवल को जिला बना करके मेट्रो लाने का हमने वादा किया था, फिर हमारी सरकार नहीं आई। अब की दफा हमारा वादा है तो हम पलवल में मेट्रो लेकर के आएंगे, हमारा ऐलान है, ये मैनिफेस्टो में है। और जो ये रोजगार की बात है, अब जैसे बीजेपी की सरकार ने तो कानून बनाया कि प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां दी जाएंगी, इतने इतने % फला इलाकों को दी जाएगी, तो गलत है। वो कानून को हाई कोर्ट ने निरस्त किया है। तो इसमें हमारे वाले इस सारी मैनिफेस्टो में सबसे बढ़िया बात जो है वो गरीब लोगों की मदद के लिए 6000 बुढ़ापा पेंशन है, 300 यूनिट बिजली माफ करने का हमारा ऐलान है, लड़कियों को, बेटियों को सिलेंडर 500 रुपए में देने का है, और जो बीमार हैं उनको 25 लाख तक का हमने वादा किया है। बेटियों को हमने उसमें जो 2000 रुपये महीने देने की बात कही है, और गरीबों को 5 किलो अनाज की बजाय 10 किलो अनाज देने की बात कही है। तो प्रजातंत्र में हर किसी को हक है कि जो भी रिसोर्सेज स्टेट के पास हैं वो स्कैटर्ड, इक्वली स्कैटर्ड हों, बराबर। 4 लाख करोड़ का कर्जा है स्टेट के ऊपर, रिसोर्सेज कहाँ से तलाश रहे हैं बीच में? हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने जिस तरीके से खजाने को इन्होंने बर्बाद किया है, और हर महकमे के पैसे बहुत गैर जिम्मेवारी से इन्होंने खर्च किए हैं, और तमाम इनका अपना पार्टी लेवल का जो स्ट्रक्चर था वो ठेकेदारी भी करता था,
वही डिपार्टमेंट्स को ऑफिसर से अलग हटकर चलाने का काम करता था, तो उससे बहुत पैसा खराब हुआ है। और उसकी वजह से आज हरियाणा को आप देख रहे हैं, न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है, न सीवर है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। तो यही तो चैलेंज है ना आपके लिए, कैसे कर पाएंगे 4.5 लाख करोड़ के कर्जे के साथ? अब ये जो बेईमानी से पैसा बीजेपी अपने नेताओं की जेबों में जो उन्होंने लिया है, या पार्टी फंड में जो पैसा बीजेपी ने लिया है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जो भी सरकार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के तो आरोप ही आप लोगों की सरकार पर, आपके नेताओं पर बीजेपी ने लगाए हैं। नहीं, वो क्योंकि हुड्डा जी की लोकप्रियता हरियाणा में बहुत है, पार्टी को खराब करने के लिए उन्होंने ये झूठे केस उनके खिलाफ दर्ज किए हैं। अभी किसी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, और अब जब देखेंगे, हमें न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है, और न्याय प्रणाली हमारे साथ न्याय करेगी, हुड्डा जी निर्दोष निकल करके आएंगे। तो सीएम की कुर्सी पे हम फिर से देखेंगे क्या हुड्डा साहब को बैठते हुए? हाँ, क्यों नहीं है। अगर हुड्डा जी बनते हैं तो उनका 10 साल का तजर्बा बहुत अच्छा है, लोग उनसे बेहद खुश हैं। हुड्डा जी की सभी बिरादरी तारीफ करती हैं, उन पर भरोसा करती हैं, और लोगों को यकीन है कि अगर हुड्डा जी बनेंगे तो फिर से जो हरियाणा में चारों तरफ गांवों में दलित, बैकवर्ड, किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, सबका भला होगा, अच्छी स्कीम आएंगी। पारिवारिक रिश्ते भी हैं आपके हुड्डा साहब से, राजनीतिक रिश्ते तो हैं ही। हाँ जी। तो लोकसभा चुनावों के बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ खटास है करण सिंह दलाल के दिल में, हुड्डा साहब से पारिवारिक रिश्ते का भी लिहाज नहीं रखा उन्होंने, पार्टी से इतने नाराज हो गए। नहीं, मैं राजनीति रिश्तेदारी के लिए नहीं करता हूँ, मैं राजनीति अपने इलाके की करता हूँ, और इलाके की अगर सम्मान में अगर कोई ऐसी बात होगी तो मुझे नाराज होने का हक है, खटास रखने का भी मुझे हक है। हुड्डा साहब ने मनाया आपको? नहीं, वो बुजुर्ग हैं हमारे, कोई ऐसी बात नहीं, उल्हाना देने का तो हक है हमारा। अब जो नहीं, जब आप नाराज हो गए अपने इलाके की जनता के लिए, तो किसी ने तो मनाया होगा, किसी ने तो बात करके समझाया होगा कि दलाल साहब कोई बात नहीं, ऐसा फैसला हो गया, आगे देखेंगे। उनकी कोई मजबूरी थी, हमने ये समझ लिया, और वो हमसे बड़े हैं तो हमने ही उनसे बात की। इसमें क्या बुरी बात है, पार्टी में इस तरह की बातें होती हैं, और इस मामले में उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो हमारे मन में नाराजगी और ये खटास रिश्तों का नहीं है, ये जिम्मेवारियों का है। पार्टी के साथ जो इस तरह की हरकतें हुई, हालांकि उसमें हुड्डा साहब अकेले नहीं थे, उनका बस नहीं चला, और भी लोग थे, लेकिन ये एज ए वर्कर मेरा हक है ये कहना कि भाई आप जो आदमी लोगों के मुताबिक लड़ना चाहते हो उसको टिकट क्यों नहीं देते हैं आप? अगर टिकट देते तो सीट निकल जाती। आपको लगता है आपको सीट मिलती तो आप जीत जाते? हाँ, अब आप देखना इस विधानसभा के इलेक्शन में, तो ये लोगों में हम रहते हैं, लोगों के मुताबिक हम राजनीति करते हैं, और जो लोगों को परेशान अधिकारी या और लोग करते हैं उनका हम मुकाबला करते हैं। बहुत सारे दल चुनावी मैदान में हैं, पलवल से भी आप देखिए तमाम अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, पूरे हरियाणा में भी लड़ रहे हैं। क्या भविष्य देख रहे हैं आप रीजनल पार्टीज का, और कितना मुकाबला विधानसभा के चुनावों में आप सीधा देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का? उसमें मैडम मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी कई हलकों में दोनों ने गलत टिकटें दी हैं। जहां दोनों ने गलत टिकटें दी हैं तो रीजनल पार्टी के विधायक आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जैसे INLD के विधायक 2, 4, 5 आ सकते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस की टिकट गलत है, तो पार्टी की वजह से नहीं। लेकिन अभय चौटाला पहुंचेंगे फिर से विधानसभा? अभय चौटाला जी देखो, वो अपने इलाके के अंदर राजनीति करते हैं, मुझे उस इलाके का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अब ये उस इलाके के लोगों का फैसला है। तो लेकिन 2 दबंग नेताओं की बहस विधानसभा में पूरे हरियाणा ने देखी, क्या फिर से ऐसी आक्रामक विधानसभा देखने को मिलेगी? नहीं, वो हमारी कोई उनसे निजी लड़ाई नहीं है मैडम। ये एक विधानसभा के अंदर अगर नियमों के विरुद्ध आप जाकर के बात करते हैं, या आप अपनी बात को ज्यादा दबाव देकर दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, वो भी एक सिस्टम है। तो उसमें इसका ये मतलब नहीं हमारी उनकी कोई निजी दुश्मनी है, अपनी अपनी बात कहने का हक है, वो अपनी कहते हैं, हम अपनी कहते हैं। तो आपको लग रहा है 3-4 सीटें तो कम से कम ले लेंगे INLD वाले? हाँ, क्योंकि JJP कुछ लग रहा है ले पाएगी, दुष्यंत चौटाला?
अब मुझे अब सारे हरियाणा का नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां बीजेपी कांग्रेस ने गलत टिकट दिया है और उम्मीदवार अगर कहीं जेजेपी का अच्छा है तो उस उम्मीदवार की वजह से सीट जीत सकते हैं। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है, हालांकि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, हमारी आंधी चल रही है। तो कितनी सीटें आंकलन के हिसाब से देख रहे हैं कि 90 में से बीजेपी को मिल रही है, 90 में से कांग्रेस को मिल रही है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन मेरा ये निजी अनुभव है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, देश में भी और प्रदेशों में भी। विपक्ष अगर मजबूत होगा तो सरकार और विपक्ष मिल करके किसी प्रदेश का ज्यादा भला कर सकते हैं, बजाय कि एक ही पार्टी को बहुत बहुमत मिले। आप ऐसा नहीं चाहते कि कांग्रेस की 70-75 सीटें आ जाएं? कांग्रेस की आए तो 50, 55, 50 इतनी ही रहे। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कितनी सीट आएंगी, लेकिन मैंने तो आपकी उस बात का जवाब दिया है कि विपक्ष भी एक प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण एक जिम्मेवारी है, और विपक्ष अगर अच्छा होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब मुझे ही नहीं पता कितनी सीटें आएंगी। पलवल में कह रहे हैं मोदी जी भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। हाँ, आपको पलवल लग रहा है में आपका चुनाव थोड़ा सा हल्का हो जाएगा मोदी जी के आने से? अब ये तो उसी वक्त पता चलेगा, लेकिन मैंने ये मांग की है कि भाई मोदी जी यहाँ सभा को संबोधित करने अगर आए तो वो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनकी हरियाणा में 10 साल सरकार रही है, तो यहाँ आके कम से कम ये तो बताएं ना कि हमारे इलाके के लिए उन्होंने किया क्या है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम हुड्डा जी को बुलाएंगे तो हुड्डा जी का ही ये बनाया हुआ जिला है, हुड्डा जी के ही तमाम किए हुए काम हैं, और आगे जो हम करना चाहते हैं वो हम लोगों के सामने अपने मुद्दे रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे, लेकिन जो उन्होंने नज़रअंदाज किया इस इलाके को, तो मैं नहीं मानता कि हमारे इलाके के लोगों पर मोदी जी का विधानसभा के चुनावों में कोई असर आएगा। हुड्डा जी को आपने कहा बुलाएंगे, शैलजा जी को बुलाने का प्लान है? नहीं, शैलजा जी आएंगी तो उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन आपने अप्रोच किया कि हम कार्यक्रम रख रहे हैं, आप आइए? उसमें क्योंकि मैडम ये विधानसभा में इतनी भागदौड़ होती है कि अपने इलाकों में अपना ही असर बहुत होता है, और फिर हमारे पास चौधरी उदयमान जी हमारे प्रदेश के जो नेता हैं वो हमारे पड़ोसी हल्के से हैं। अगर चौधरी उदयमान जी नहीं होते तो हम उनको जरूर बुलाते। तो यहाँ जो हमारी कमी है चौधरी उदयमान जी पूरी कर देते। तो हमारी शैलजा तो की हम इतनी मिल जरूरत करके नहीं। राजनीति करते हैं पहले से ही, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कोई भी लीडर आएगा तो हम सबका सम्मान करेंगे। तो कोई वैसे मतभेद नहीं है, मनभेद किसी से नहीं है, नेता सारे मिलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस के? तो हो सकता है मतभेद हो, लेकिन राजनीतिक स्तर पर पार्टी का कोई इतना नुकसान नहीं है उसमें। कि तमाम नेताओं का ये कहना थम्पिंग मेजोरिटी से आ रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी ले रहे हैं, आंधी है तूफान है कांग्रेस का, ये घातक तो नहीं हो जाएगा कहीं? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है तो चुनाव को आप लोग हल्के में लें और रिजल्ट आए तो फिर सोचेंगे अरे हम तो 70-75 सोच रहे थे, ये क्या होगा? हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, पर जैसा मैंने पहले कहा मैडम, मेरा ये 8वां चुनाव है, मैंने ऐसा चुनाव ही नहीं देखा। अच्छा। इतना उत्साह है लोगों में कि सवेरे से हमारी ज्वाइनिंग शुरू होती है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्वाइनिंग है हर बिरादरी हर तो बार। इसमें कांग्रेस का क्या योगदान है? ये तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, तो कांग्रेस का कोई ज्यादा योगदान तो नहीं ना कि कांग्रेस ने वोटर्स को इतना समझाया, इतना काम किया ग्राउंड पे कि वोटर्स कह रहे नहीं कांग्रेस चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, इसलिए लोग कह रहे हैं कांग्रेस चाहिए। जी, ये है हमारा प्लस पॉइंट कांग्रेस का, ये है कि 10 साल जब हुड्डा जी की सरकार थी उसमें लोगों के अच्छे काम होते थे। अच्छा। रोजगार अच्छा मिलता था, डेवलपमेंट होता था, कोई इस तरह की आपसी द्वेष वाली राजनीति उन्होंने नहीं की, उसको लोग याद करते हैं। तो वो कांग्रेस का ही राज था, इसलिए कांग्रेस का, इसीलिए कांग्रेस की बात कर रहे हैं बार-बार। अब अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब को टारगेट पे लेके रख रहे हैं, बहुत से आरोप लगा रहे हैं, हुड्डा साहब का हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल का अपना हिसाब तो दीजिए, अब हमारा हिसाब मांगने चले हैं, आपने प्रदेश को लूट लिया। इससे कोई नेगेटिव असर पड़ेगा? मोदी जी अमित शाह इस तरीके की बातें कांग्रेस के खिलाफ अगर आके कहेंगे, अगर उनका असर पड़ता तो हमारी 5 सीटें कैसे आती? उस वक्त भी हमारी पार्टी बटी हुई थी, गुटबाजी थी। हमारी पार्टी में अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट भी नहीं है, ब्लॉक लेवल के प्रेसिडेंट भी नहीं है, लोगों ने ही तब लड़ा और लोग ही अब लड़ रहे हैं। तो वही तो पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या किया पार्टी को मजबूत करने के लिए? हाँ जी, इसमें पार्टी आपके नेता संगठन ही बनने नहीं दे रहे हैं।
ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर, और हमने पार्टी को बार बार कहा है कि इस कमी को दूर करके संगठन को बनाना होगा। बिना संगठन की पार्टी कैसे चलेगी? लेकिन ये भी अचंभा है, बिना संगठन के सरकार बनने जा रही है। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात, यह पूरे देश में एक मिसाल बनेगी। लेकिन वो कांग्रेस की इतनी ज्यादा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बीजेपी का फेल्योर है। बीजेपी की गलत नीतियों से लोग इतने ग्रस्त हैं, वो देख ही नहीं रहे। मतलब पकी पकाई रोटी आप लोगों को मिल गई है, और ना सिर्फ रोटी मिल गई है थाली में सजी हुई, बल्कि हाथ से खिलाने वाला भी कोई मिल गया, बस सीधा आपके मुंह में निवाला डाल रहा है, आपको बस चबाना है। हाँ, ये जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मैडम, और इसमें बहुत गंभीरता से शासन को चलाना होता है। बहुत ईमानदारी से आप लोगों की उम्मीदों को पर खरा उतरने का काम करें, और जो भी प्रदेश के जो कानून के मुताबिक काम है उनको आप कीजिए, और अपने हक के लिए लड़िए। डेवलपमेंट लड़ के लाना अपने इलाके में हक है हर किसी। पलवल के लोगों के हक के लिए आप लड़ेंगे? जी बिल्कुल, वादा करते हैं आप? यकीनन वादा नहीं, मैं बिल्कुल इस बात का दावा करता हूँ कि पलवल के साथ जो 10 साल बीजेपी के राज में जो ज्यादती हुई है, उन सबको ब्याज समेत वसूल करके पलवल का ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। पलवल के बच्चों को रोजगार ला करके देंगे। पलवल को नोएडा गुड़गांव की तर्ज पर विकसित करेंगे। छोटे बच्चों के स्कूल, लड़कियों के स्कूल और स्टेडियम वगैरह, मेट्रो को लेकर के आएंगे। यहाँ पलवल को एक अपकमिंग ऐसा जिला बनाएंगे, क्योंकि इधर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, इधर हमारे केएमपी केजीपी हमारे एक्सप्रेस हाईवे हैं। तो एक नई अपॉर्चुनिटी अगर हरियाणा में, साउथ हरियाणा में कोई है बची है तो पलवल ही है। चुनावी स्टूडियो से लोगों के बीच में आने से पहले ग्राउंड रिपोर्ट भी मैंने की, और अपनी चुनाव यात्रा के जरिए मैं तमाम हलकों में ग्राउंड पर जाके लोगों से बात की। पलवल में जब मैं गई तो लोगों ने मुझे बताया कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, सड़कें टूटी हुई, रोजगार के कोई अवसर नहीं है, मेट्रो नहीं आ रही है, मार्केट्स में जाते तो इतना भारी जाम है, इलीगल इंक्रोचमेंट तमाम दुकानों के बाहर बाजारों में लोगों ने कर रखी है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी आप काम करेंगे और लोगों को आश्वस्त करते हैं कि समाधान करवाएंगे? जी निश्चित तौर पर हमारा अब चुनाव अभियान ही ये है कि जो जाम पलवल में लगते हैं, पलवल को जाम मुक्त करेंगे। जो पलवल में सफाई नहीं है, जो सड़कें पानी में डूब जाती हैं, जल निकासी नहीं है, उसको ठीक करेंगे। और जो रोजगार हमारे इलाके में नहीं है, रोजगार लेकर के आएंगे, और पलवल को गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर डेवलप करेंगे, और आने वाला भविष्य का शहर बनाएंगे जहाँ सारी सुविधाएं होंगी। चलिए देखते हैं आप जितने संकल्प लेके चल रहे हैं उनको जमीन पे उतार पाएंगे या नहीं। और इसमें एक खास तौर पे अब की दफा मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लड़कियों की शिक्षा और लड़कियों का रोजगार बहुत कम है, जो मैंने बहुत ज्यादा महसूस किया। भी एक बहुत बड़ा कंसर्न। हमारी प्रायोरिटी अब की दफा हमारी बेटियां हैं। लड़कियों को सरकार का रोजगार देना, लड़कियों की शिक्षा और उनका सारा इंतजाम करना। हाँ, दिस विल बी आवर प्रायोरिटी। सब जानते हैं कि मतलब बच्चियों को ना सिर्फ बचाना होगा, बल्कि आपको उनको पढ़ा लिखा कर अच्छे रोजगार अवसर भी देने होंगे। और यहाँ बीजेपी के नेताओं की देखरेख में पुलिस की मिली भगत से फरौती का काम चल रहा है। वाणिज्य परिवारों से गुंडे बदमाश फरौती मांग रहे हैं, ले रहे हैं। एक कानून व्यवस्था को बहुत चुस्त और दुरुस्त करना होगा यहाँ, क्योंकि हम यूपी का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उधर दिल्ली का बॉर्डर लगता है। तो हमें यकीन है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे इलाके के लिए कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और हम इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देंगे। इस अपॉर्चुनिटी से इस इलाके का जो भी हमारी तकलीफ है, मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनको ठीक करेंगे, रोजगार लेकर के आएंगे, और लड़कियों की नौकरी रोजगार हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो 8 तारीख को चंडीगढ़ जा रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है करण सिंह दलाल को चंडीगढ़ जाने से? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि जो हमारे इलाके की हालात हैं तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव है, और निश्चित तौर पर छठी दफा मुझे यहाँ के लोग हरियाणा की विधानसभा में भेजना चाहते हैं। पलवल से जीत का सिक्सर लगेगा, छठी बार करण सिंह दलाल पहुंचेंगे विधानसभा? जी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, देखते हैं कि 8 अक्टूबर को लोग क्या फैसला लेते हैं। बहुत जी शुक्रिया थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो करण सिंह दलाल साहब हमारे साथ थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप देखेंगे 8 तारीख को मेरी पूरी कोशिश भी है और विश्वास भी है कि जब नतीजे आएंगे तो छठी दफा विधानसभा में पहुंचूंगा, जितनी भी परेशानियां हैं उसको लेकर काम करूंगा और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस बार हमारी बेटियां रहेंगी, महिलाएं रहेंगी, उनको किस तरीके से आगे पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तमाम चीजों को लेकर काम होगा। कांग्रेस में गुटबाजी है, इस बात को लेकर भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपने तमाम नेताओं को ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, सब मिलकर एक साथ कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पहले काम करें और उसके बाद जो तमाम तरीके की लड़ाइयां हैं या पार्टी में जो मतभेद हैं उसको सुलझा लिया जाएगा। वैसी कोई परेशानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए हमें खड़ी नहीं करनी चाहिए या पार्टी के लिए खड़ी नहीं करनी चाहिए जो हमें सरकार बनाने से रोके। जिस तरीके से तमाम नेता जो नौकरियों में कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपने अपने 500, 1000, 2000 नौकरियां कह रहे हैं हमारे हिसाब से लगेंगी, तो इस तरीके के बयान देने से नेताओं को बचना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस चुनाव स्टूडियो में इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज का एक खास कार्यक्रम चुनाव हरियाणा का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।